तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और 2024 के लिए कांग्रेस की बैटरी चार्ज करने वाला है ये रिजल्ट। 136 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार। भारतीय जनता पार्टी 65 और जेडीएस 19। रागी जी, संगीत रागी, 136-65। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी हार है। और लेकिन यहाँ से ये कहना कि जो कर्नाटक एक्सप्रेस निकली है वो दिल्ली तक पहुँच जाएगी और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान होते हुए दिल्ली तक पहुँचेगी, मुझे लगता है कि ये ठीक आकलन नहीं होगा। आपको याद होगा कि 2018 में भी इस प्रकार की संभावनाएं व्यक्त की गई थी और 2019 में भारतीय जनता पार्टी इन तमाम आकलनों को किनारे करते हुए फिर से सत्ता में आई। और हर चुनाव अपने आप में एक नया चुनाव होता है। एक के आधार पर आप दूसरों का आकलन नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी खुद भुगत चुकी है कि 2003 के चुनाव में वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक बहुत अच्छा जीत किया था। और जो है अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो सरकार एक प्री इलेक्शन करा करके और उसमें भारतीय जनता पार्टी 2004 के लोकसभा चुनाव हार गई थी। तो ये आकलन थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। अच्छा, असर नहीं होता? नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अब सोचने के लिए एक मुद्दा आया है और उसे गंभीरता से पार्टी को लेनी चाहिए। नहीं तो फिर ऐसे में जो डबल इंजन, ऐसे में ये भी कहूंगा कि यूपी की जो यूपी के चुनाव है उसका भी असर नहीं होगा फिर? देखिए, नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं इन दोनों को असर के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम महत्वपूर्ण बात जो है लेसन्स क्या है। देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में यदि आप देखेंगे कि जो उसको वोट परसेंटेज है वो कोस्टल एरिया में भी कमा है और बाकी जगहों पर भी कमा है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये दिखाई दे रहा है कि जो समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई थी, लिंगायत, वह भी वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी तरीके से नहीं किया है। दूसरी बात यह है, जो मुस्लिम पोलराइजेशन है, पीएफआई को लेकर के है, बजरंग दल को बैन को लेकर के है, काउ स्लॉटर के मुद्दे पर है, लव जिहाद के मुद्दे पर है, एक प्रकार एंटी कन्वर्जन को लेकर के है, तो पूरा का पूरा मुस्लिम वोट बैंक ऐसा माना जा रहा है, जो आकलन है कि 80 से 82% मुसलमानों का वोट जो है वो पूरा एक तरफा उनकी तरफ जाया है। और वो वोट बैंक जो आपको जेडीयू के साथ जाती थी, वो वोट बैंक एक पूरा स्प्लिट करके कांग्रेस के साथ जाइए, जिसने उसमें बहुत बड़ा खेल किया है। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी के अपने लिए, आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी वहां सफलता बहुत आसानी से अर्जित करती है जहां वाकई डबल इंजन होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, आप हेमंत विश्व शर्मा को आप देख लीजिए। लेकिन इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का यदि नेतृत्व बहुत यदि ठीक रहता है, यदि प्रदेश के अंदर, तो आसानी से जीत हो जाती है। नरेंद्र मोदी फैक्टर एक बहुत मतलब बड़ा ब्रांड मोदी पर भी तो ओवर डिपेंडेंस है ना, बहुत बड़ा ब्रांड मतलब मोदी हर जगह जाके हर जगह जो रिंकू सिंह की तरह, मतलब आखिरी ओवर में थोड़ी ना छक्के कितने, मतलब ओवर डिपेंडेंस भी है क्या ब्रांड मोदी पर। लोकल लीडरशिप का क्या, यहाँ सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार और तमाम चीजें, वो सारी एनालिसिस की है। लेकिन भाटी जी, ब्रेक से पहले आप बोलना चाह रहे थे, मैंने आपको ब्रेक में टोक दिया था। मतलब जो मैंने बोला वो बात सही है ना, मतलब मोदी जी को राहुल जी ही हरा सकते हैं, राहुल जी का चेहरा स्वीकार है। आप ये मुझे कोट करके गलत कह रहे हैं बिल्कुल कि मैंने ये बोला कि मोदी जी को राहुल गांधी हरा सकते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। मतलब मोदी जी, दूसरा आपने ये कहा कि कर्नाटक में क्यों कहा मैं बताऊं? आपने कहा अब तक ऐसा लगता था या हवा बनाई जाती थी कि मोदी जी को हराया नहीं जा सकता, आप कर्नाटक के नतीजों ने इसको खत्म किया। ठीक, तो कर्नाटक में जीत का श्रेय तो राहुल जी को जाता है। जी। तो मतलब राहुल जी ने मोदी जी को हराया, तो जो अब तक अपराजित थे उनको हराने का काम राहुल जी ने किया। पहली बात तो ना तो आप ये कह रहे हैं, ना मैं कह रहा हूं, ना ज्यादातर समीक्षक लोग कह रहे हैं कि कर्नाटक में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को हराया। कर्नाटक में कांग्रेस लोकल मुद्दों पर लड़ी, लोकल लीडरशिप के नेतृत्व में लड़ी। राहुल को क्रेडिट नहीं जाता? बिल्कुल, जो मैं कह रहा हूं, मेरे शब्द सुनो ना, आप अपने शब्द क्यों ठूसते हो? पूछ रहा हूं भाई, राहुल जी को क्रेडिट नहीं जाता है? कर्नाटक के चुनाव में दो चीजें हमने देखी। ईमानदारी से नहीं जाता क्या? कांग्रेस, आप फिर पूछ लेंगे, पूरी कांग्रेस को जाता है। हार नहीं हुआ उत्तर प्रदेश पूरी कांग्रेस को जाता है। उसमें राहुल गांधी भी हैं, प्रियंका गांधी भी हैं, सोनिया गांधी भी हैं, डीके शिव कुमार भी हैं, सिद्धारमैया भी हैं और नेता भी हैं। नहीं, ऐसा थोड़ी है कि कोई नहीं, राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा, आप पता नहीं उसका असर नहीं है। सुनिए, आपका पता नहीं क्या उद्देश्य है कि आप जबरदस्ती मुझसे वो बुलवाना चाहते हैं। मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप मैं तो बता रहा हूं। मेरे शब्द सुनो नहीं फिर। ठीक है, सिर्फ राहुल कांग्रेस, सिर्फ राहुल नहीं, क्योंकि अखिलेश जी चाह रहे हैं भाई, ऐसे कैसे राहुल जी कर्नाटक में एक टीम की तरह लड़ी। अच्छा, ठीक है, खिलाड़ियों को काम सौंपा, ठीक है, लोकल नेतृत्व में लड़ी,
भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति के चेहरे पर लड़ रही थी। ठीक है, हमारा अकेला सब पर भारी, अकेला सब पर भारी। वो भारतीय जनता पार्टी की हवा निकल गई। तो क्या मैं सीधा सवाल मैंने कहा जिम्मेदारी के साथ, तो फिर भाटी जी मैं आपके बात का जवाब दे रहा हूं जो आप पूछ रहे हैं। एक सवाल तो भाटी जी, तो जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इन चुनावों के बाद अब राहुल गांधी पीएम फेस, वो गलत कह रही है? फिर वही बात आ गई, फिर आप वहीं ले आए मुद्दे पे। मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं जो कह रहा हूं 10 बाइटें सुना देता हूं। आपने दूसरा सवाल ये किया था कि यूपी में भी करना, राहुल जी पीएम फेस अभी नहीं, विपक्ष का चेहरा नहीं। आपने एक सवाल ये पूछा हाँ जी कि क्या यूपी में भी राहुल गांधी हराएंगे? यूपी में अखिलेश यादव हराएंगे। अलग अलग स्टेट में अलग अलग लीडरशिप है। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी हराएंगे, जम्मू कश्मीर में दूसरे लोग हराएंगे, महाराष्ट्र में कोई हराएगा, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हराएंगी, लेकिन मोदी जी हारेंगे। कुल मिला के बात ये सर, डिलीवरी अगर देखा जाए तो जैसे आप 17 में आप हारे, आप लोग अभी 22 में फिर हारे, इस हिसाब से तो राहुल जी ने ज्यादा अभी बाइपोल हारे, अभी ये निकाय चुनाव, तो इस हिसाब से तो डिलीवरी राहुल गांधी की ज्यादा है। तो क्या राहुल गांधी जी स्वीकार है पीएम चेहरा, हाँ या ना? अखिलेश जी वो, क्योंकि अखिलेश जी हैं शायद चेहरा आपके लिए, आपकी तरफ से, अगर मैं गलत नहीं हूं भाटी जी, तो राहुल जी स्वीकार है पीएम फेस? हमारी पार्टी ने और हमारे नेता ने कभी ये नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री का दावेदार हूं, मैं प्रधानमंत्री का चेहरा। अखिलेश जी पीएम, बल्कि कई बार अखिलेश जी ने खुद ये कहा है कि मैं दौड़ में नहीं हूं। तो मतलब दूसरी बात ये सवाल उठता ही नहीं कि हम राहुल के समर्थक हैं कि विरोधी हैं। जो अगर कोई गठबंधन बनेगा तो जो गठबंधन तय करेगा, आप खुश किस लिए हैं प्रधानमंत्री बनेगा? आप खुश किस लिए हैं कर्नाटक पे? हम कर्नाटक में इसलिए खुश हैं कि कर्नाटक से एक मैसेज गया है कि देश में लोकतंत्र जिंदा है। भारतीय जनता पार्टी की तमाम साजिश और षड्यंत्रों के बावजूद यूपी में लोकतंत्र मर गया नहीं। यूपी सब पूरे देश, यूपी देश में नहीं है। अरे तो यूपी भारत में नहीं है। कर्नाटक में बीजेपी हार गई, लोकतंत्र बच गया। यूपी में बीजेपी जीत गई, लोकतंत्र कहां गया? अजीब कुतर्क दे रहे हैं सर। काहे का कुतर्क? आपने बोला ना कर्नाटक में लोकतंत्र बच गया। संदेश ये गया भारत में लोकतंत्र जिंदा है। अच्छा, आप कह रहे हैं यूपी में नहीं है। अच्छा, यूपी भारत में नहीं है। अगर बीजेपी जीत जाती तो क्या होता लोकतंत्र का? यूपी भारत में नहीं है। नहीं, अगर कर्नाटक में बीजेपी जीत जाती तो क्या लोकतंत्र का क्या होता? फिर बीजेपी जीत जाती तो हम बीजेपी को शुभकामनाएं देते। फिर लोकतंत्र हम उनमें ऐसा नहीं है। लोकतंत्र तब भी जीवित रहता ना। नहीं, सुनिए, ये क्या भारतीय जनता पार्टी, अमन जी, लोकतंत्र जिंदा है, लोकतंत्र मरा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र कर रही है, लगातार लोकतंत्र का गला घोट रही है। और मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र केवल चुनाव नहीं होता। लोकतंत्र में बोलने की आजादी, मीडिया की आजादी, लोकतंत्र में विपक्ष का महत्व, और प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पत्रकारों के जवाब दें सवालों के, ये लोकतंत्र के अनिवार्य हिस्सा हैं। ठीक है, तो इनमें आप देख लो कहां कमी है। शहजाद, उसके बाद सुब्रान, जल्दी से शहजाद। हाँ शहजाद, फिर मैं सुब्रान आपके पास। भाटी जी ने सही एक बात बोली, उन्होंने बोला कि मोदी जी का जो चल रहा था उसको रोकने का काम कांग्रेस के तमाम नेताओं ने किया मिलकर, कलेक्टिवली। मैं उसमें कोई कोताही नहीं कर रहा हूँ, कलेक्टिवली उन्होंने बोला। इसका मतलब यह है कि जो अपराजय था उसको कांग्रेस ने रोका। इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में तो आज समाजवादी पार्टी रोकने से नहीं कामयाब रही बीजेपी को, मोदी जी को, योगी जी को, तो वहां पर भी कांग्रेस ही उपाय है। ये आज स्वीकार रहे हैं ना कि जो हमसे ना हो पाया उत्तर प्रदेश में, अब वो कांग्रेस ही आके करेगी। ये उन्होंने एक तरीके से स्वीकार है, पहली बात। दूसरी बात, मेरा सिंपल सवाल इनसे ये है कि यही निष्कर्ष है ना भाई साहब, आपसे नहीं हो पाया समाजवादी पार्टी से, तो कांग्रेस ही कर पाएगी। आप हिचकिचा क्यों रहे हैं कांग्रेस को क्रेडिट, राहुल जी को क्रेडिट देने में? देखिए, अरे करना, हम कर्नाटक की पार्टी है ही नहीं, हमें क्या दिक्कत है? दूसरी बात, कर्नाटक में कांग्रेस ने हराया बीजेपी को। आज राहुल जी, एक सेकंड, राहुल जी का नाम लीजिए आप। राहुल जी ने हराया, हम वो व्यक्तिवादी राजनीति जो बीजेपी कांग्रेस ने हराया ही नहीं मान लेते। चलिए एक और भाटी जी और सभी लोगों ने स्वीकारा है कि इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन उस पे अभी कोई सवाल नहीं उठता कर्नाटका की जीत के बाद खासकर। तो जो उत्तर प्रदेश में जीत पर इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हैं उनके बारे में क्या कहेंगे भाटी जी? सुनोगे? अब नहीं उठाएंगे ना, नहीं, पहली बात चिट मिल गई ना, अखिलेश जी ने उठाया। पहली बात तो मैंने ये बात कही नहीं जो आप मुझ पर थोप रहे हैं। आज उठाया, पहली बात तो मैंने ये बात कही नहीं थी। और उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कमीशन पर सवाल, मुझे चुनाव आयोग पर सवाल उठ गया? अच्छा, मुझे नहीं पता था ये। अखिलेश जी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया है उत्तर प्रदेश में। कर्नाटक में इज्जत बच गई है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में 1 लाख वोट है, फालतू बताई गई है। जितनी वोट पड़ी थी उससे 1 लाख फालतू गिनी गई है। तो यह सवाल नहीं उठता क्या? तो चुनाव आयोग पर सवाल कर्नाटक में नहीं है ना? नहीं, गोरखपुर में 1 लाख वोट कहां से आ गई? सर कर्नाटक जितनी वोट पड़ी थी उससे 1 लाख ज्यादा गिन दी गई। तो कर्नाटक में नहीं है। अच्छा, आप इसे गंभीर सवाल नहीं मानते? नहीं सर, बिल्कुल मैं मान रहा हूं, इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। 1 लाख वोट की धांधली बल गई। यही सवाल मैं सुब्रान जी के पास लेकर जा रहा हूं, क्योंकि सुब्रान जी, जिस बात से मैंने सवाल की शुरुआत की थी
ये साउथ अफ्रीका से लाए गए ईवीएम 8 तारीख को चिट्ठी लिखी थी रणदीप सुरजेवाला जी ने, वो उसमें बल्कि चुनाव आयोग ने जवाब दिया था कि जो शरारती स्रोत है इनको पब्लिकली एक्सपोज करना चाहिए, कोट अनकोट बोल रहा हूं, जो चुनाव आयोग की चिट्ठी थी, और उन पर एक्शन ले, और 15 तारीख तक, 13 तारीख के आज 2 दिन बाद कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग को बताए। क्या अब ईवीएम को क्लीन चिट मिल गई, नंबर 1, और वो जो शरारती स्रोत हैं, क्या कांग्रेस पार्टी बताएगी चुनाव आयोग को कि साउथ अफ्रीका से लाए गए ईवीएम ये सब? अब आप सब ठीक है मतलब? अमन जी, सुरांश जी, फिर मैं आ रहा हूं रागी जी, मेरी रिक्वेस्ट है बीच में आप अपने क्वेश्चन आंसर मत डालिएगा, मैं बिल्कुल फुर्सत से आपको फेक न्यूज में नहीं फैलाएंगे तो फेक न्यूज आप फैलाते हो भाई साहब। नहीं, अभी आपने बोल रहा बजरंग दल पर मैं आपको दूंगा ना जब आप क्यों परेशान हो गए, पहले सुनिए। नहीं, मैं टोकूंगा अगर फेक न्यूज फैलाएंगे। चर्चा में एक शब्द यूज किया, भारत जोड़ो यात्रा, मुझे अचानक याद आया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक चर्चा में मैं, अमन चोपड़ा और शहजाद इत्तेफाक से तीनों बैठे थे, तब आप ही बार बार कह रहे थे कि यात्रा चल रही है कर्नाटक से और चुनाव गुजरात में है और आप वहां गए नहीं, चुनाव हार गए। तो मैं आपको थोड़ा जानकारी दे दूं कि भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक के 20 विधानसभा क्षेत्रों से गई थी। भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक के 20 विधानसभा क्षेत्रों से गई, जहां पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जीती थी, इस बार 15 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वहां पे जीता है। ये भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव है। एक मिनट भाई रुके, प्लीज प्लीज बीच में जी के बारे में शहजाद बंद रहिए, मैं आपकी बात को काटा नहीं है तो सुनने दीजिए देश को। भारती जी को अरे भाई मुंह बंद करो, बाद में बोल ऐसे नहीं प्लीज ये मुंह बंद करो, ये सब नहीं, आराम से। अभी सरकार में इतनी एरोगेंस थोड़ी, आराम से आप बोलिए, मुंह बंद करो ये सब नहीं। तो बजरंग बली के विषय में भी बहुत मुंह बंद करो ये सब नहीं, आराम से बोलिए। एक मिनट, बोलिए आप बोलिए। उस दिन वही वो वाकया था जब आप बार बार भारत जोड़ो यात्रा की सफलता विफलता की चर्चा कर रहे थे। इस चुनाव में बिल्कुल लोकतंत्र जीता है कर्नाटक में, बिल्कुल कर्नाटक में फिर लोग का कर्नाटक के वो गरीब लोग जीते हैं जिनका आप हनन कर रहे थे 40% कमीशन लेकर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, और तीसरी मैं आपको एक बात फिर से बड़ा तसल्ली पूर्वक बता देता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी में चुनाव जीतने के बाद प्रचारक प्रसारक उसके जीत के हीरो मैजिकल फिगर पिछले 10 दिनों से चलाया जा रहा था कि कर्नाटक सेमीफाइनल है, नरेंद्र मोदी जी आखिरी बॉल पे चौका छक्का मार रहे हैं, तो जीत के हीरो अगर नरेंद्र मोदी होते हैं तो आज भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के हार के जिम्मेदार भी नरेंद्र मोदी ही हैं। यह बात आप स्वीकारिए और देश को बताइए। एक बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मेहनत तो बल्कि तीसरी हो गई, मेहनत तो आप लोगों ने बड़ी फुर्सत से किया, ठीक है, मेहनत आपने बड़ी फुर्सत से किया, लेकिन समस्या यह है कि देश 500 रुपए के सिलेंडर को 1200 रुपए लेने में अब असक्षम हो गया है। 4 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट युवा बेरोजगार जो है वो कर्नाटक में भी दिखे और आगे भी दिखेंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात भाई जो सबसे जरूरी है, जो सबसे जरूरी है, लोग पूछेंगे कर्नाटक के चुनाव बीत गए, आज फिर से सवाल वो जारी है कि वो 20,000 करोड़ रुपए सेल कंपनियों के माध्यम से किसके, क्या नरेंद्र मोदी जी के हैं या भाजपा के? ये सवाल आपसे फिर पूछा। रागी जी को दामाद क्यों बना रखा है आपने राजस्थान में? वो उधर नहीं जाते, एक मिनट। चलिए सुब्रांश जी, ईवीएम ठीक है? मैं सुनो ना, ईवीएम ठीक है? ईवीएम के ऊपर पहला कंप्लेंट किसने किया था? अडवाणी जी ने किया था। हाँ या ना? दूसरा पत्रक किताब किसने लिखी थी? मैं रागी जी के पास नहीं, आपने ईवीएम ठीक है हाँ या ना? आपने साउथ अफ्रीका ईवीएम ठीक है हाँ या ना? नहीं मैं नहीं जा रहा हूं। याद आ गया, ईवीएम ठीक है हाँ या ना? आपने अभी जिक्र किया ईवीएम ठीक है या ना? मैं आपकी बात, ईवीएम ठीक है हाँ या ना? एक मिनट, मैथ का स्टूडेंट थोड़ा, ईवीएम ठीक है या ना? 3 दिन पहले ईवीएम ठीक है? अरे रुकिए भाई, 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के या प्रत्याशी की गाड़ी से ईवीएम प्राप्त हुई, वहां के लोगों ने तोड़ा फोड़ा, सोशल मीडिया पे दिखा, कर्नाटक में। फिर भी जीत गए आप? बिल्कुल, अरे हो सकता है आपके पास अधिकता हो, ये देखिए लोकतंत्र जीता है। सवाल उठाना बंद करिए भाई। अब आप जिस लोकतंत्र के दम पर आप जीत रहे हैं, जिस ईवीएम के दम पर आप जीत रहे हैं, और अभी भी नहीं बोलेंगे ईवीएम ठीक है? ईवीएम ठीक है हाँ या ना? मेरी बात नहीं समझ, मेरे को रागी जी के पास जाना, ईवीएम ठीक है हाँ या ना? मेरी बात नहीं समझा। अभी भी ईवीएम देखिए, ईवीएम को साफ शब्दों में कहता हूं, मशीन हमेशा ठीक होती है, मशीन के साथ छेड़छाड़ किया जाता है। अगर आपके हाथ में आया होता तो आप छेड़छाड़ कर देते। संगीत देखिए ईवीएम को अभी भी नहीं मिली। देखिए अमन जी, इसी ईवीएम से कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश का चुनाव जीती है। एग्जैक्टली। और इसी ईवीएम के सहारे, इसी ईवीएम के द्वारा कांग्रेस पार्टी जो है कर्नाटक में आज चुनाव जीती है। दूसरी बात देखिए, बेरोजगारी यदि बहुत बड़ा मुद्दा होता तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप आंकड़े देखेंगे तो 2.37% बेरोजगारी दर है कर्नाटक के अंदर,
जो देश का संभवतः लोएस्ट में से एक है। यदि आप महंगाई दर यदि कांग्रेस का देखें, कांग्रेस के ज़माने में तो 10.4% एवरेज महंगाई दर थी, आज वो 6.4% के आसपास है। तो देखो ये तो एक बेमानी है। एक तो राजनीतिक जुगाली होती है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, ये है। जब आप सिलेंडर की बात करते हैं तो आप ये भी बयान करके चलिए, जब कांग्रेस पार्टी थी उस समय पर कैपिटा इनकम कितना था? 73,000 करोड़ के 73,000 रुपये था, और आज के दिन में पर कैपिटा इनकम भारत के लोगों का क्या हो गया है। ये और बात है कि ठीक है, इसको बहुत बड़ा पैमाना नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का असर है। हाँ, देखिए, शुभ्रांश कह रहे, जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राहुल जी और भारत जोड़ो यात्रा का असर कर्नाटक में नजर आया, जो भी शुभ्रांश ने कहा। देखिए, मैं त्रिपाठी जी ने बड़ी अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा कि मैंने बुखार की जो गोली है वो 1 महीने पहले ली थी, असर मुझे 1 महीने बाद हो रहा है। एक बात बताता हूँ, भारत जोड़ो यात्रा कब की खत्म होगी, असर अब हो रहा है। चलिए भारत पहले रागी जी कंप्लीट करिए। भारत जोड़ो यात्रा की यदि इतनी बहुत ये होती तो आप ध्यान रखिएगा, भारत जोड़ो यात्रा जिसमें कर्नाटक और गुजरात से कर्नाटक से गुजर रही थी, उसी समय तेलंगाना में उपचुनाव हुए थे और कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से पराजित हुई थी। मैं फिर भी मना नहीं कर रहा हूं कि भाई उसका असर नहीं पड़ा होगा, लेकिन वही एक फैक्टर रहा है, ऐसा मानने से मैं ऐसा कतई नहीं मान सकता। देखिए, वो भी एक फैक्टर, वो ही फैक्टर नहीं, वो भी एक फैक्टर। देखिए, एक चीज मानना पड़ेगा कि ये चुनाव कांग्रेस पार्टी एक टीम की तरह लड़ी, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उसमें वो कमी रही, जिसके कारण ब्रांड मोदी पर ओवर डिपेंडेंस। बिल्कुल, कितने चुनाव, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर सारे चुनाव एक के बाद एक सारे प्रदेश जो है ना, यही जो बिहार में आप जाकर मोदी जी उतर गए हैं, वो ब्रांड मोदी और फिर सारे ओवर डिपेंडेंट ब्रांड मोदी पर। जहां देखिए, जहां पार्टी मल्टीपल चेहरे आ जाते हैं पार्टी के अंदर, ठीक, पावर सेंटर मल्टीपल खड़े हो जाते हैं, वहां बहुत मुश्किल होती है पार्टी को संभालना।